वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2019 के हल प्रश्न पत्र के बारे में। बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र के पेपर 1 यानी प्रथम प्रश्न पत्र आर्थिक विश्लेषण का सिद्धांत। इस पेपर में पूछे गए 100 के 100 प्रश्नों को आज के वीडियो में हम एक ही वीडियो के अंतर्गत 100 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो को पहले से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में वीडियोस को, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं ला सकूं और 2020 का भी पेपर सॉल्व करवा सकूं। ठीक, पेपर सेकंड का वीडियो जब इसका जो है पेपर सेकंड जो पेपर इसका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका पेपर तब आएगा जब आप लोग इस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक वगैरह ठोकोगे। ठीक, तो आप फटाफट लाइक करिए वीडियो को और जल्दी से जल्दी अगर उस वीडियो को देखना है सेकंड पेपर वाली को तो अभी से चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ विधिवत रूप से जुड़ जाइए। आपको अच्छा से अच्छा नंबर दिलवाने का प्रयास मैं करूंगा। अब इस बार देखना, पिछले बार देख लेना सबका रिजल्ट अपने भाइयों वगैरह का, जितने भी भाई बहन आपके होंगे, और फिर अपना रिजल्ट देखना, तब निर्धारित करना कि क्या हो रहा है बीए की में। ठीक, चलिए नोट भैया, इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर जी मॉडल पेपर बता दीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे, तो हमने कहा मॉडल पेपर से अच्छा आपका पेपर है ना सॉल्व करवा दिया जाए। प्रीवियस ईयर 2019 का सॉल्व करवा देंगे, 2020 का सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको चिंता करने कोनो बातें नहीं, 200 प्रश्न ये हो जाएंगे। उसके बाद में मैं चैप्टर करवाता हूँ तो चैप्टर के पीछे मैं उसको भी करवा देता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप का। यानी अगर आपके यूनिवर्सिटी में जो है लिखित भी पूछा जा रहा है तो भी आप करेंगे और लिखित नहीं पूछा जा रहा तो भी आप कर लेंगे। ठीक, चलो भैया शुरू करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि समय ज्यादा है नहीं हमारे पास। चलिए नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो होते हैं समान होते हैं, यानी 100 प्रश्न दिए होंगे, 100 के 100 के जो अंक होंगे वो कितने कैसे होंगे, समान होंगे। पहला प्रश्न देखिए, मांग की लोच है। पहले वीडियो हमने कल ही की वीडियो में अभी आपको समझाया होगा मांग की लोच को, मांग की सिद्धांत को चैप्टर 3 के अंतर्गत। तो मांग जो होता है, मांग की लोच जो होती है गुणात्मक कथन होता है। ठीक, आगे बढ़ो, उत्पत्ति वृद्धि के अंतर्गत लागतें जो होती हैं गिरती हैं। जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो लागत यानी जो पैसे होती है उनमें कमी आने लगती है। भैया देखो, जब से कि मान लेते हैं एक रोटी आप बना रहे हो, एक सब्जी बना रहे हो 2 लोगों की, तो तब भी उतना आपका सिस्टम लगेगा। लेकिन अगर उसी पे 10 लोगों की सब्जी बनानी है तो थोड़ा बहुत ज्यादा गैस लगेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, आपकी लागत जो होगी कम हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो उत्पादन वृद्धि नियम के अंतर्गत जो अंतर्गत लागतें होती हैं वो गिरने लगती हैं। ठीक, आगे बढ़िए। या फिर आप बोल सकते हो जब कोई चीज ज्यादा आप बना दोगे, जैसे कि आपके पास ज्यादा वीडियो, मैं ज्यादा वीडियो अपलोड कर दूं एक दिन में, तो हमारे चैनल पे कम व्यू आएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगी, लागतें हमारी कम हो जाएंगी, गिर जाएंगी, हमारा व्यू क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस प्रकार समझिए आप। अगला देखते हैं, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर सामान्यतः घटती हुई प्रतीत होती है। अगला देखते हैं, निम्नांकित चित्र क्या दर्शाता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो जो चित्र है ये भैया, ये वाली जो डंडी आती है श्रम की मात्रा को, ये वाली पूंजी की मात्रा को दर्शाती है, और इसमें जो है सम उत्पादक वक्र को प्रदर्शित कर रहा है। सम उत्पादक वक्र, देखिए ऐसा चित्र होता है सम उत्पादक वक्र का। आगे बढ़िए, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। अल्पकालिक उत्पादन फलन जो होता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता है। अगला प्रश्न देखिए, स्थापन वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच होती है। तो स्थापन वस्तुओं की मांग की जो आड़ी लोच होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। आड़ी लोच अभी हमने बताया नहीं, मैं बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, चौथा जो लेक्चर आएगा उसमें बता दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर यहाँ पे देखिए ये चित्र हुआ है। इस चित्र में पूछ रहा है कि जो है प्राइस और ये देखिए मात्रा, तो ये कीमत को दर्शाती है, ये मात्रा को दर्शाती है। अब इसमें पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया कि उपर्युक्त चित्र में मांग की लोच है। कैसी है मांग की लोच, तो भैया ये इसमें जीरो है, मांग की लोच ईडी बराबर जीरो है। तो मांग की लोच जो है उसको ईडी से प्रदर्शित करते हैं और ये जीरो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बराबर है दोनों वक्र, देख लीजिए यहाँ पे देखिए ये। ठीक, आगे बढ़ो। अगला देखते हैं 8वां नंबर, अर्थशास्त्र में साम्य के शब्द से कौन सा कथन सत्य है। अर्थशास्त्र में साम्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति। तो अर्थशास्त्र में साम्य के संबंध में गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न, आय और मांग के बीच में संबंध कैसा होता है। तो आय और मांग के बीच के में जो संबंध होता है धनात्मक होता है। अगला प्रश्न देखिए, तटस्थता वक्र का विचार किसने प्रतिपादित किया था। तो हिक्स एलन महोदय ने। किसने, हिक्स एलन महोदय ने तटस्थता वक्र पर विचार प्रस्तुत किया था, इसका विचार प्रतिपादित किया था। आगे देखो भैया, 11वां नंबर, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। किसी वस्तु की मांग सामान्य मांग रेखा मतलब सामान्य मांग रेखा एक दाएं को नीचे की ओर गिरती हुई प्रतीत होती है। जब रेखा जो होती है ऐसी, जब रेखा जो होती है तो ये दाएं की ओर जो होती है
मतलब दाहिने ओर जो होगी गिरती हुई प्रतीत होगी। ये हमने मांग के रेखा को, मांग के चित्र को हमने समझा दिया था, मांग का जो डायग्राम होता है कैसे बनता है उसको हमने बता दिया था। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 3 वाला, ठीक, पार्ट 1। 12वां देखते हैं, सीमांत उपयोगिता है। तो डेल्टा टी यू अपान डेल्टा क्यू जो होती है सीमांत उपयोगिता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपयोगिता होती है। तो तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपयोगिता समान होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये चित्र दिया है, उपयुक्त चित्र किस साम्य का उदाहरण, तो ये स्थिर साम्य है। ये जो है चित्र ये स्थिर साम्य प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न 15वां पूछा गया, गोसेन का प्रथम नियम क्या है। पहली वीडियो में हमने बताया था सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम गोसेन का प्रथम नियम है, ठीक। अगला देखते हैं, गोसेन एक विद्वान है, अर्थशास्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं, उपयोगिता की विशेषताएं हैं। तो उपयोगिता की विशेषताएं या व्यक्तिनिष्ठ होता है, या सापेक्षिक होता है, या आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है या करता है, ठीक। आगे बढ़ते 17 नंबर, मार्शल के अनुसार उपयोगिता विश्लेषण है गुणवाचक। मार्शल ने गुणवाचक बताया, मार्शल को रट लीजिएगा एकदम से, मार्शल को, ठीक है। मार्शल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो अर्थशास्त्र कला भी है, विज्ञान भी है, ठीक, यानी कला भी है, ये आर्ट भी है और साइंस भी है। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, यह चित्र व्यक्त करता है। तो यह चित्र मांग में वृद्धि को व्यक्त करता है, मांग में वृद्धि को व्यक्त करता है। मांग में वृद्धि कब होती है, जब मांग में वृद्धि होगी तो रेट में कमी होगी। देखो पी से यहाँ पे नीचे, यहाँ पे पी होना चाहिए, यहाँ पे जो है गलत हो गया, P1 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। चित्र आपको देगा तो जब यहाँ मतलब पी लिखा हो, जैसे यहाँ पे हमने समझाया इसको, देखिए ये पी मान लेते हैं, सामने है वस्तुएं, ठीक। यहाँ पे कोई चीज ना बढ़ा है ना रेट घटा है, ये देखते हैं ये। और ये रेखा जो होती है प्राइज है, और ये क्या है, मांग है, ठीक। अब ये मांग है, ये प्राइज है, मतलब रुपया जो रेट। तो अगर रेट में वृद्धि हो जाएगी तो जो है मांग में क्या हो जाएगी, Q1 यानी कमी आ जाएगी। और जब रेट में घटोतरी हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से चित्र इसका बनेगा, ठीक। इस चित्र को हमने विस्तार समझा दिया, इसको देख लीजिएगा आप चित्र वहां पे वीडियो में। अगला देखते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर किसकी कृति है। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर जो है A.C. पीगू महोदय की, किसकी है, A.C. पीगू महोदय की, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इसको भी हमने बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। तो भैया जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें प्राइवेट भी चीजें होती है और सार्वजनिक चीजें भी होती है। निजी मतलब प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब सरकारी। भारत कैसी व्यवस्था है, तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट बस भी चलते हैं, सरकारी बस भी चलते हैं, प्राइवेट ट्रेन, सरकारी ट्रेन, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सब भी चलते हैं, ठीक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की, अमेरिका की है। समाजवादी की व्यवस्था कहाँ पे है, तो रूस में है, ठीक। ध्यान रखेंगे, अपने पूछा जाए अपने भारतीय संविधान में कौन सा शब्द उल्लेखित है, पूंजीवाद की साम्यवाद, तो पूंजीवाद लिखा है, ठीक। कि हम प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए फला 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 चीजों का न्याय, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, इन सभी की सारी चीजें होती है, ठीक। आज गणतंत्रता दिवस है, उसकी बहुत बहुत बधाई आप सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। समाजवाद की विशेषता क्या होती है भैया, समाजवाद की विशेषता जो होती है उसमें होती है आर्थिक समानता। आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे समाजवाद में। पूंजीवाद में क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है, एक ही व्यक्ति मतलब जो धनी वर्ग का होता है वो धनी ही होता जाता है, जो गरीब होता है गरीब। इसी पर कार्ल मार्क्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, ठीक। अगला देखते हैं, समाजवाद या साम्यवाद उन्हीं ने ही व्यक्त किया था। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र की किस शाखा से आय तथा रोजगार का सिद्धांत संबंधित, तो समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि और व्यष्टि दो प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं, मिक्रो माइक्रो, ठीक। अगला देखते हैं, इसको पहले वीडियो में समझ लिया, उसको देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, यदि एक साधन परिवर्तनशील तथा अन्य स्थान पर स्थिर है तो ऐसे उत्पादन फलन को क्या कहेंगे, इसको अल्पकालीन उत्पादन फलन कहेंगे। अगला प्रश्न, गैर मूल प्रतियोगिता बाजार का विचार किसने दिया था, तो भैया चैम्बरलिन ने दिया था। चैम्बरलिन, मार्शल, पीगू, चैम्बरलिन, मार्शल, पीगू, इन तीनों को रट लीजिएगा, इन तीनों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए 26 नंबर प्रश्न ये चित्र दिखा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि उपर्युक्त चित्र में क्या पूछ रहा है, उपर्युक्त चित्र में साम्य की दशा में फर्म को क्या प्राप्त होता है, तो फर्म को इसमें समान लाभ प्राप्त होता है किस दशा में, जब ये दशा आती है, ठीक। अब यही दशा अगर पूछ ली जाती है आपसे, यही दशा कब होती है भैया, ये एकाधिकार दशा का जो होता है। एकाधिकार में क्या होता है, AR जो होता है वो बड़ा होता है यमार से। तो देखिए इसमें AR जो है बड़ा है यमार से, ठीक। ध्यान रखिए AR जो है बड़ा है यमार से, ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है भैया, एकाधिकार दशा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो समान लाभ होता है इसमें फर्म को। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने प्रतिपादित किया था, तो श्रीमती जॉन रॉबिन्स, श्रीमती जॉन रॉबिन्स। अगला प्रश्न, क्या पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा एकाधिकार में कीमत ऊंची किंतु उत्पादन कम होता है, तो हाँ ऐसा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा जो एकाधिकार में होता है उसमें कीमत जो होती है ऊंची होती है किंतु उत्पादन जो होता है कम होता है, ठीक। ये सही कथन है।
अगला देखते हैं एकाधिकृत प्रतियोगिता का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो चैम्बरलिन ने। एकाधिकृत प्रतियोगिता का विचार चैम्बरलिन ने। अगला देखते हैं कीमत विभेद की स्थिति में संभव है, तो एकाधिकार कीमत विभेद की स्थिति में संभव क्या है, एकाधिकार संबंधित है। एकाधिकार से और प्रश्न पूछा गया, अभी हमने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, पढ़ाएंगे जल्द ही। एकाधिकार दशा में कौन सा कथन सत्य है, तो एकाधिकार दशा में जो कथन सत्य है ये वाला बी ऑप्शन आपका। ए आर जो होता है बड़ा होता है यमार से, ए आर जो होता है बड़ा होता है यमार से, ठीक। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 32 नंबर की उपर्युक्त चित्र में एकाधिकारी का संतुलन बिंदु होगा, तो एकाधिकारी का संतुलन बिंदु क्या होगा, E1 जो होगा ये वाला बिंदु, ये क्या होगा, एकाधिकारी का संतुलन बिंदु होगा। ये रेखा उत्पादन लागत का उत्पादन दर्शाती है, मतलब आयतन, या फिर वो दर्शाती है पूंजी, और ये जो दर्शाती है मतलब ये जो होती है लागत यानी पैसा मूल्य दर्शाती है, और ये उत्पादन की मात्रा वगैरह दर्शाती है, उत्पादन दर्शाती है, ठीक। आगे देखते हैं दिए गए चित्र में साम्य मूल्य क्या होगा, दिए गए चित्र में साम्य मूल्य क्या होगा। चित्र देखो भैया, चित्र में साम्य मूल्य क्या होगा, ओपी जो होगा वो साम्य मूल्य होगा, ओपी, ठीक है। ओपी जो होगा वो साम्य मूल्य। देखिए अब यहाँ पे दर्शाएगा, देखो साम्य मूल्य हमने बताया था, ये देखिए जो पी वाला है और ये क्यू, अब यही साम्य। अब साम्य हमें मूल्य पूछा गया कि साम्य मूल्य कौन सा है, तो ओपी हो जाएगा। साम्य अगर पूछ लेता मात्रा तो ओ क्यू हो जाता, ठीक। अब यहीं पर मांग देखिए P1, तो यहाँ पे मांग जो है मतलब रेट बढ़ा तो मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगर यही P1 रेट घटा तो मांग में वृद्धि हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी दशा एकाधिकृत प्रतियोगिता से संबंध में मतलब के संबंध में सत्य है, ठीक। तो फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, दिए गए चित्र में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होगा, तो किस बिंदु पर होगा भैया, E2 पर होगा, E2 पर, ठीक। E2 ये वाला बिंदु, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का जो संतुलन होगा इस पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एकाधिकार हम पढ़ाएंगे तो उसमें समझ लेंगे विस्तार से चित्र को, ठीक है। इसलिए अभी ये सारी चीजें नहीं बता रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो क्यों नहीं बता रहे सर जी, क्योंकि इस समय जो है मैं आपको 100 प्रश्नों को करवाना चाह रहा हूँ। मैं जब चैप्टर वाइज वीडियो हो रही है और जब उसमें व्यवस्थित रूप से हम अध्ययन करेंगे तो उसमें समझ लेंगे, ठीक। अगला देखते हैं भैया, विशुद्ध एकाधिकार के लिए निम्न में से कौन सी दशा आवश्यक नहीं है, कौन सी दशा आवश्यक नहीं भैया, तो वस्तु के अनेक उत्पादक होते हैं, वस्तु के अनेक उत्पादक होते हैं, ये दशा जो है विशुद्ध एकाधिकार के लिए जो ये दशा जो है वो आवश्यक नहीं, जबकि एकाधिकार वस्तु का कोई निकट स्थापन नहीं होता, ये जरूरी है। एकाधिकारी के क्षेत्र में प्रवेश पर पूर्ण रुकावटें होती है, ये भी ठीक है। मूल विभेद, ये शायद दशाएं आवश्यक हो सकती हैं विशुद्ध एकाधिकार के लिए, लेकिन वस्तु के अनेक उत्पादक हों ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, साधन की सीमांत आगम उत्पादकता यानी MRP बराबर होती है। साधन की सीमांत आगम उत्पादकता यानी MRP जो होती है किसके बराबर होती है, MPP गुणे MR, MPP गुणे MR इज इक्वल टू MRP। MRP बराबर क्या होता है, MPP गुणे MR। आगे अपन देखते हैं, भूमि की उपज का वह भाग लगान है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी, रिकार्डो ने। रिकार्डो ने कहा कि भूमि की उपज का वह भाग लगान होता है, लगान की परिभाषा दी कि भूमि की उपज का वह भाग लगान होता है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है, यह परिभाषा दी थी रिकार्डो ने। आगे देखते हैं 39 नंबर, निम्नांकित कि वस्तुओं में से कौन सी वस्तु शीघ्र नष्ट हो जाने वाली नहीं है, तो गेहूं जो होता है वो शीघ्र नष्ट नहीं होगी, बर्फ जल्दी पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा, दूध जल्दी फट जाता है, मांस भी खराब हो जाता है। गेहूं जो होता है वो सालों साल रखते हैं, वो खराब नहीं होता जल्दी, ठीक। ध्यान रखेंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछता है जो कि आप ना भी पढ़े हो तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछेगा जो कठिन होंगे, 25 से 30 प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सहज होते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो मध्य के होते हैं, अगर वही जो मध्य वाले लोग कर लें तो वो पास हो जाते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला अपन देखते हैं, निम्न चित्र किसको प्रदर्शित करता है भैया, तो निम्न चित्र जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है किसको प्रदर्शित करता है, उत्पादन का संतुलन वाला चित्र है ये, ठीक है। उत्पादन के संतुलन को प्रदर्शित करता है कौन, दिया गया चित्र, ऑप्शन इसका बी। अगला अपन देखते हैं 41 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है। जब पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो AR बराबर MR होता है, ठीक, AR बराबर MR होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समूह बाजार कार्टेल का विचार प्रतिपादित किया था। समूह बाजार यानी कार्टेल का जो विचार था वो किसने, चैम्बरलिन ने। हमने बताया था इनको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट किसकी कृति है, पुस्तक का नाम है, ये नाइट की कृति है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, तरलता जाल का विचार संबंधित है। तरलता जाल का विचार है ब्याज के तरलता मतलब
पसंदगी सिद्धांत से। ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत से संबंधित है तरलता जाल। तरलता क्या होती है कि बाजार में कैसे मुद्रा का संचलन होगा, एक जाल बिछा हुआ होता है कि मुद्रा को कैसे बढ़ाना है। आरबीआई वहां से निर्देश करता है बढ़ाने के लिए, तो पूरे मार्केट में पैसा बढ़ाना घटाना वो जाल के माध्यम से फैल जाता है। ठीक, तो ये मैं समझाऊंगा तरलता जाल क्या होता है किसी दिन। आगे देखते हैं, अगला अपन देखते हैं, राशि पतन कीमत विभेद की एक विशिष्ट दशा है जिसमें एक बाजार अपने देश में दूसरा विदेश में स्थित होता है। तो राशि पतन कीमत भेद की एक ये एक ऐसी दशा होती है, राशि पतन विभेद मतलब राशि पतन कीमत विभेद, इसमें क्या होता है, एक बाजार तो अपने देश में होता है और दूसरा बाजार विदेश में होता है, दूसरे देश में। ठीक, आगे देखते हैं, प्रोफेसर लार्नर के अनुसार एकाधिकारी शक्ति की कोटि क्या होती है। तो एकाधिकारी शक्ति की कोटि जो होती है ए आर माइनस एम सी बटे ए आर। तो ए आर माइनस एम सी बटे ए आर दशा होती है किसकी, एकाधिकार शक्ति की कोटि की। किसके अनुसार, प्रोफेसर लर्नर के अनुसार। अगला देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सारणी समीकरण उत्पादन फलन मतलब व्यक्त करता है। तो समीकरण जो उत्पादन का जो समीकरण उत्पादन फलन जो व्यक्त करता है वो करता है एक्स बराबर एफ ए बी सी डॉट 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 यन तक, यानी संख्या होता है कि संख्या होती है यन कितनी वस्तुएं जो है उत्पादन करनी है, तो ए बी सी डी इस प्रकार से होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, 48 नंबर, बिंदु विधि से मांग की लोच मापने का क्या सूत्र होता है। तो बिंदु विधि से अगर हमको मांग का लोच नापना है तो उसका सूत्र होता है मांग रेखा के नीचे का भाग बटे मांग रेखा के जो ऊपर का भाग होता है, दोनों में भाग कर देते हैं और निकल आता है। ठीक, क्या, तो मांग की लोच। अगला देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत जो निश्चित करते हैं वो उद्योग निश्चित करते हैं। कौन, उद्योग। अगला देखते हैं, गिफिन वस्तुओं को कहा जाता है हीन वस्तुएं। गिफिन वस्तुओं को कहा जाता है हीन वस्तुएं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। ये देखिए वक्र बना, चित्र बना है, इसमें कहा गया कि एक सरल रेखा वाले वक्र मांग वक्र। तो एक सरल रेखा मांग वक्र जो है ए बी जो है एक मांग वक्र है ए और बी। ठीक, इसके मध्य बिंदु ईपी, अब ईपी जो है यही बिंदु है। ठीक, इसका मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु ईपी, मांग की लोच होती है तो ईपी बराबर 0। यहाँ पे मांग की लोच क्या होती है, 0 होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से गोसेन का द्वितीय नियम से आप क्या समझते हैं। गोसेन का पहला नियम आपने समझ लिया था, उपयोगिता ह्रास वाला नियम। अगर कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम है ये। ठीक है, दूसरा नियम गोसेन का क्या है, सम सीमांत उपयोगिता। इस पर हमने विस्तार चर्चा करी पहले चैप्टर के अंतर्गत। ठीक, आगे देखो भैया, किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक नियमों की तुलना ज्वार भाटों के नियम से की है। तो मार्शल ने क्या किया है, मार्शल ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने आर्थिक नियमों की तुलना ज्वार भाटों के नियम से करी है। ठीक, आगे बढ़िए भैया, यह रेखा चित्र व्यक्त करता है कि एक फर्म प्राप्त कर रही है। तो एक फर्म क्या प्राप्त कर रही है, लाभ प्राप्त कर रही है, यानी एक कंपनी जो है वो लाभ प्राप्त कर रही है इस वक्र में। ठीक, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि साधन पूर्णता अविशिष्ट है तो मतलब उसका लगान होगा। यदि साधन पूर्णता अविशिष्ट है तो उसका जो लगान होगा वो 0 प्राप्त होगा। अविशिष्ट है मतलब ठीक, मतलब ये विशिष्ट नहीं, अलग एक प्रकार से नहीं, ठीक ठाक नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, उसका जो लगान होगा वो 0 होगा। अगला देखते हैं, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन जेबी क्लार्क ने किया। किसने किया, जेबी क्लार्क ने। अगला अपन देखते हैं, ब्याज एक विशुद्ध मौद्रिक घटना या कथन किसने कहा। तो जे एम कीन्स ने। किसने कहा, जे एम कीन्स ने। अगला प्रश्न, कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग की जाती है, किसकी की जाती है, सौदा उद्देश्य से, दूरदर्शिता उद्देश्य से और सट्टा उद्देश्य से, सभी से की जाती है। ठीक, कीन्स के अनुसार मुद्रा की माप। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत कहा जाता है। तो नव प्रतिष्ठित सिद्धांत ब्याज का जो कहा जाता है उसको हम कहते हैं ऋण योग्य कोषों का सिद्धांत। ऋण योग्य कोषों के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, नव प्रतिष्ठा सिद्धांत कहा जाता है ब्याज का। अगला अपन देखते हैं, आधुनिक लागत सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है। लगान बराबर क्या होता है, वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। वास्तविक आय कितनी है और कितनी मिली हमको, उसी को कहते हैं क्या, लगान। आधुनिक आय मतलब आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, इस रेखा चित्र में कौन सी श्रेणी भूमि लगान रहित मतलब भूमि लगान नहीं मिल रहा है उसमें। देखो भैया, ये चित्र जो है इसमें ए बी सी डी 4 प्रकार की भूमि दी हुई है। ए बी में लगान दिख रही, बी में भी और सी में भी, और जो डी है इसमें लगान नहीं दिख रही। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ठीक, आगे देखते हैं, आभास लगान मिलता है कहाँ पर भैया, वह अतिरिक्त जो उत्पत्ति के साधनों को अल्पकाल में मिलता है किंतु दीर्घ काल में समाप्त हो जाता है, वही आभास लगान होता है।
आभास लगान मिलता है वह अतिरिक्त जो मतलब अतिरिक्त मूल्य जो कि क्या करता है उत्पत्ति के साधनों को अल्पकाल में मिलता है किंतु दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। तो बहुत कम समय मिलता है और बहुत मतलब ज्यादा समय तक चलता रहता है और उसी में समाप्त हो जाता है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के तहत। अगला अपन देखते हैं लगान मतलब आभास लगान का विचार दिया था। तो आभास लगान का विचार किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। ठीक, आभास लगान का विचार मार्शल ने। अगला प्रश्न, नकद मजदूरी स्थिर रहने पर जब कीमत स्तर बढ़ता है तो वास्तविक मजदूरी घटती है। नगद मजदूरी की स्थिर मतलब जब स्थिर रहने पर, जब नगद मजदूरी जो होती है स्थिर रहती है और जब उसमें कीमत में वृद्धि होती है किसी में, तो वास्तविक जो मजदूरी होती है वो घटती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे कि कोई मजदूर है, उसको मजदूरी दिया जा रहा है 200 रुपए एक दिन का दी जा रही है उसको। ठीक, अब जब मान लेते हैं 200 रुपए में वो काम चला रहा है, चीनी 30 रुपए में थी तो काम चल रहा था उसका, ठीक है, उसने बना लिया था। अब मान लिया चीनी जो है 35 रुपए किलो हो जाए। अब चीनी जब 35 रुपए किलो हो जाएगी तो अभी भी अगर उसको 200 रुपए मिल रहा है तो उसकी जो मजदूरी हो गई वो एक प्रकार से घट जाती है। ठीक, तो ऑप्शन वही बी है। अगला अपन देखिए, नवीन कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो नवीन कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित जो विद्वान है वो परेटो है। ठीक है, परेटो जो है नवीन कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला अपन देखते हैं परेटो। अगला अपन देखते हैं न्यूनतम लागत संयोग के लिए क्या सत्य है। न्यूनतम लागत संयोग के लिए क्या सत्य है भैया? एम पी एक्स बटे पी एक्स बराबर एम पी वाई बटे पी वाई। तो एम पी एक्स बटे पी एक्स एम पी वाई बटे पी वाई संबंधित है किससे? न्यूनतम लागत संयोग से, न्यूनतम लागत संयोग से। ठीक, अगला अपन देखते हैं यह मतलब मैन्युफैक्चरिंग। अगला देखते हैं, अगर 67 नंबर, उपभोक्ता की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है एक उपभोक्ता की दृष्टि से, यानी हम लोगों की, यानी कंज्यूमर जो थे खरीदने वाले। अगला देखते हैं, किसी वस्तु की मांग लोच पूर्णतः बेलोचदार होने पर वस्तु की कीमत में 100% वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में क्या होती है? वस्तु के मांग में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है। मांग जो होती है अपरिवर्तित रहेगी। कब? जब वस्तु की मांग जो होगी लोच पूर्णतः बेलोचदार होने पर। ठीक, कीमत में अगर 10% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं, कीन्स के अनुसार मुद्रा पूर्ति की लोच होती है पूर्णतः बेलोचदार। कीन्स के अनुसार जो मुद्रा पूर्ति की लोच होती है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। अगला देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, प्रतिनिधि फर्म का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने किसने क्या दिया था? प्रतिनिधि फर्म का विचार दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न वक्र वाला दिया है कि दिए हुए व्यय पर निम्नांकित रेखा चित्र में किस बिंदु पर उत्पादन जो होगा अधिक होगा? तो जो ई बिंदु है यहाँ पर, इस पर जो होगा उत्पादन जो होगा क्या होगा? अधिक होगा ई बिंदु पर। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रेखा चित्र द्वारा उत्पत्ति के नियम का कौन सा नियम व्यक्त होता है? तो ह्रासमान नियम यहाँ पर व्यक्त होता है, ह्रासमान नियम। ठीक है, कमी हो रही है, ह्रासमान नियम। आगे देखते हैं, ईंट और सीमेंट जो है क्या है? बहुत सहज प्रश्न पूछ जाएगा, ईंट और सीमेंट क्या होता है। अब लेकिन ऑप्शन देखिए, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्थापन देखिए, स्थापन वस्तुएं हैं या पूरक वस्तुएं हैं या गिफिन वस्तुएं हैं। तो भैया सीमेंट और ईंट जो होते हैं पूरक वस्तुएं, इससे घर बनता है, ये पूरक है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस बाजार में साधन का शोषण नहीं होता? तो किस बाजार में साधन का शोषण नहीं होता? पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता, इसलिए जो है उपभोक्ता के लिए ये सही होता है। ठीक, तो साधन का शोषण इसी में नहीं होता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगला देखते हैं, सामान्य कल्याण संबंधित होता है। सामान्य कल्याण किससे संबंधित होता है? सामाजिक संपूर्ण कल्याणों से संबंधित होता है, समाज कल्याण। अगला देखते हैं, आर्थिक समस्याओं की जननी है। आर्थिक समस्याओं की जननी आवश्यकताओं का सीमित होना, साधनों का सीमित होना, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होना, यह सभी। ठीक, अगला देखते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ाने पर लागत बढ़ती है। जब उत्पादन बढ़ा देते हैं हम तो लागत क्या होती है? बढ़ती है। उत्पत्ति ह्रास का जो नियम है उसके अंतर्गत जब उत्पादन बढ़ाया जाता है तो लागत में भी जो है धीरे धीरे वृद्धि होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे, उत्पत्ति ह्रास के नियम के अंतर्गत। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है भैया? अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री सम्मिलित है, अर्थशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर, अर्थशास्त्र की सीमाएं, ऊपर सभी। ये प्रश्न हमने बता दिया था, वहां पे देख लीजिएगा पहले चैप्टर के अंतर्गत। अगला देखते हैं, आगमन प्रणाली में तर्क का क्रम होता है। पहला चैप्टर से प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, एक विशिष्ट विज्ञान से सामान्य विज्ञान की ओर जब चलते हैं तो वही आगमन प्रणाली में कहा जाता है। आगे देखते हैं, निगमन और आगमन, ये पद्धतियां, निगमन पद्धति, आगमन पद्धति, ये सब पद्धतियां होती हैं किसी भी जो है विषय वस्तु को पढ़ने के लिए, किसी भी समाज शास्त्र या किसी भी सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के लिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो निगमन और आगमन दोनों प्रणाली की वैज्ञानिक उपयोगिता इस प्रकार है, जैसे चलने के लिए दाहिने एवं बाएं पैर की आवश्यकता होती है। किसका कथन? ये कथन भी हमने बताया था, किसका है? मार्शल का है।
ठीक। अगला अपन देखते हैं कुल लाभ बराबर क्या होता है। कुल लाभ बराबर होता है मित्रों कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत। तो कुल कितनी आय हो रही है उसको देख लेंगे और कुल कितना जो है लगा है, यानी कितनी पूंजी हमने लगाई है, कुल कितना हमको मिल रहा है। जैसे कि हम 10 रुपए की टाफी खरीद रहे हैं और मान लिया हम 15 रुपए की टाफी बेच रहे हैं, तो जो हम टाफी लगाए हैं दाम वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कुल स्पष्ट लागत जो होगा वो कितना हो जाएगा वो 10 रुपए हो जाएगा। और जो कुल आगम होगा 15 रुपए, 15 में से जो 10 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा कुल लाभ मिल जाएगा यानी 5 रुपए। ठीक। अगला देखते हैं लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। नाइट महोदय ने लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन गलत है। लाभ जो होता है ऋणात्मक नहीं हो सकता। लाभ ऋणात्मक नहीं हो सकता भैया। लाभ जो होता है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। लाभ जो होता है समान लाभ लागत का एक भाग होता है, बिल्कुल होता है। लाभ लागत का अंश होता है, बिल्कुल होता है। लाभ अनिश्चितता उठाने का पुरस्कार है, बिल्कुल है। अगला अपन देखते हैं लाभ साहसी कार्य का प्रतिफल है अथवा या अनिश्चितता की जोखिम तथा नव परिवर्तन क्या है, नव परिवर्तन के लिए किया जाने वाला भुगतान होता है। उपयुक्त कथन किसने कहा है। तो सुम्पियर ने कहा कि लाभ जो होता है साहसी के कार्य का प्रतिफल होता है अथवा यह अनिश्चितता की जोखिम तथा नव परिवर्तन के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का भुगतान होता है, इसका कहा सुम्पीटर ने। अगला अपन देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन सी विशेषता निम्नांकित से मेल नहीं खाती है। तो जो फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर प्रतिबंध होता है ये इससे मेल नहीं खाती, जबकि एक सामान्य मूल्य होगा, समान उत्पाद होगा, विक्रेताओं की अधिक संख्या होगी, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है उसको लोग पसंद करते हैं। उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अगला अपन देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में फर्म प्राप्त करती है तो समान लाभ प्राप्त करती है फर्में। ठीक है, जो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में फर्में जो होती हैं क्या प्राप्त करती हैं समान लाभ। फर्में मतलब कंपनियां वगैरह जो बना रही है चीजें। अगला देखते हैं फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी होती हैं। सीमांत आगम यानी यमआर जो होता है वो सीमांत लागत यमसी के बराबर होना चाहिए। जो सीमांत आगम होता है वो सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ सीमांत लागत तो वक्र सिद्धांत आगम वक्र के नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। उपयुक्त दोनों, यही दोनों सही है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं मौद्रिक लागत बराबर होता है। मौद्रिक लागत बराबर होता है अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत यानी सन्निहित लागत प्लस सामान्य लाभ। ठीक, जब सभी को मिला लेते हैं तो मौद्रिक लागत हमको प्राप्त हो जाती है। मतलब पूरे पूरे रूपों को यानी जो पूंजी वगैरह श्रम वगैरह सब मिला लो तब वो कुल मिला करके क्या हो जाता है मौद्रिक लागत। तो उसमें क्या बताएगा अस्पष्ट लागत यानी कितने रूप से आप स्पष्ट रूप से पैसा खर्च कर रहे हो, कितना अस्पष्ट है मतलब जिसका पता ही नहीं है, और कौन से सामान्य लाभ हो रहे हैं उन सभी को जोड़ लेंगे तो मौद्रिक लागत आ जाएगी। अगला देखते हैं औसत परिवर्तनशील लागत होता है। औसत परिवर्तनशील लागत होता है टीबीसी अपान क्यू। टीबीसी अपान क्यू ऑप्शन सी। अगला प्रश्न औसत परिवर्तन लागत होता है ये। ठीक, टीबीसी अपान क्यू। अगला से पूर्णता विशिष्ट साधन की अवसर लागत होती है। पूर्णता विशिष्ट साधन की क्या अवसर लागत होती है भैया, कौन होती है, शून्य होती है ये। तो विशिष्ट साधन की अवसर लागत कैसी होती है, शून्य होती है। अगला अपन देखते हैं 92 में ये उत्पादन साधन, ये भी उत्पादन साधन है, एक्स ये वाई है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे उपयुक्त रेखा में ओएस रेखा क्या बताती है। ओएस जो रेखा है ये पैमाना रेखा है और ये बताती है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये 100 रुपए मूल्य बढ़ा, फिर 200, फिर 300, फिर 400, इस प्रकार से बढ़ रहा है। ठीक, एक पैमाना है बता रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला अपन देखते हैं कुल उत्पादन लागत के संबंध में कौन सा समीकरण सत्य है। कौन सा समीकरण, यही समीकरण सत्य है। कुल उत्पादन लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तन मूल्य, यानी जब 10 रुपए की वस्तु थी तब और जब 20 की हो गई तब, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे 30 रुपए की, तो कुल मिलाकर के कुल उत्पादन लागत कितना हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए भैया। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न आपका है, अगला आपका क्या है, देखिए ये वाला नीचे 94। निम्न में से क्या सही है, निम्न में से क्या सही भैया। कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन प्रभाव एवं आय प्रभाव जो है दोनों जब मिला लेते हैं तो हमको कीमत प्रभाव प्राप्त होता है। अगला अपन देखते हैं उपभोक्ता की बचत बराबर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सारी। उपभोक्ता की बचत बराबर होती है कुल उपयोगिता माइनस मूल्य गुणे क्रय की गई इकाइयां। तो क्या होता है, उपभोक्ता की जो बचत बराबर होती है किसके, कुल उपयोगिता माइनस मूल्य गुणे क्रय की जो इकाइयां होती हैं उन सभी को हम गुणा कर लेते हैं किससे, मूल्य से, और कुल उपयोगिता से उसको घटा देते हैं तो हमको उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो जाती है।
आगे देखते हैं, क्या होना चाहिए का संबंध है, आदर्श विज्ञान से संबंध होता है क्या होना चाहिए। ठीक है, कि कोई सब्जेक्ट जो होता है क्या है का विश्लेषण करता है या क्या होना चाहिए, ये आदर्श विज्ञान का एक कथन होता है। ठीक, कि कोई कौन सा विषय आदर्श विज्ञान है, इसको जानने के लिए पहले उसमें देखेंगे कि क्या है का ये मतलब व्याख्या करता है। अगला देखते हैं, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता बचत का आधार होता है। अगला अपन देखते हैं 98, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता कैसी होती है, अधिकतम होती है। ये हमने बताया था आपको, ये प्रश्न जो है हमने बताया था आपको, जो है उपयोगिता वाले चैप्टर में ये भी बताया था, ये भी बताया था। ठीक है, अगला अपन 3-4 बार हमने रट के इसको बताया था। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी शर्त उपभोक्ता संतुलन से संबंध नहीं रखती, संबंध कौन सी नहीं रखती भैया, डी ऑप्शन, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होना चाहिए, यही नहीं है। बाकी जो होती है शर्त संतुलन के लिए, शर्त उपभोक्ता संतुलन के लिए, कीमत रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए, एमआरएस एक्स वाई बराबर एम पी एक्स बटे पी वाई होना चाहिए, संतुलन अथवा में तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होना चाहिए, उन्तोदर होना चाहिए। इन सभी को हमने यहाँ पे जो कठिन चीजें लिखी हुई हैं इन सभी को हमने विस्तृत रूप में वहां पे समझा दिया है। ठीक है, और विस्तार से एकदम से देहाती भाषा में समझाया, तो उसको देख लीजिएगा वीडियोस को आप। अगला अपन देखते हैं 100वां नंबर की उपयोगिता का गणनात्मक विचार किसने प्रस्तुत किया है, तो मार्शल महोदय ने प्रस्तुत किया उपयोगिता का गणनात्मक विचार। एक ही प्रश्न 2 बार घुमा करके पूछ लिया था, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये था आपका पेपर, और पेपर में बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी प्रकार के लगभग इनसे जो है 20 से 30 प्रश्न तो पूछे जाएंगे कम से कम। ठीक है, इस पेपर से तो इससे 30 प्रश्न आपके तय हैं, और कम से कम 20 और मतलब 20 से तो कम पूछे नहीं जाएगा, हमने देखा है पेपरों में। ठीक, उसके बाद में जो है आपका लगभग जो है अगर 2 पेपर 3 पेपर आप हल कर लेते हैं, 19 20 इन सभी का पेपर, और उसके बाद में और मॉडल पेपर हमारा देख लेते हैं, मॉडल पेपर भी दूंगा मैं, और मेरी सारी वीडियोस देख लेते हैं, तो आपको कोई नहीं बचा सकता कि आप जो है लगभग अगर 100 प्रश्न आएगा तो उनमें से 80 तो मार ही देंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।